बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज लीवरेज। लीवरेज की डिफरेंट एग्जाम हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखनी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज है, देन वी हैव फाइनेंशियल लीवरेज एंड लास्ट में हमारे पास टोटल लीवरेज है। नेक्स्ट जो इससे रेलेवेंट टॉपिक है दैट इज कैश फ्लो एबिलिटी टू सर्विस डेट, अदर मेथड ऑफ एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। ये हम लोगों ने इसके बाद देखना है, लेकिन हमारे जो बेसिक चैप्टर है रिगार्डिंग जो हमने लर्न करना है दैट इज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड टोटल लेवरेज। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज को हम बिल्कुल आसान जबान में इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, द यूज ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय द फर्म। फर्म का जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर होती है दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली फिक्स कॉस्ट उसका इस्तेमाल और उसके थ्रू अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने की जो सूरत हाल है, इंक्रीज करने की हम कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज। इसी से हमारा कितना अर्निंग, ऑपरेटिंग अर्निंग जनरेट होनी है वो हमारी कॉस्ट इंप्लीमेंट करने के बाद होगी। कॉस्ट इंप्लीमेंट करने से क्या मतलब है कि फर्स्ट विल इनकर कॉस्ट, जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद लेटर ऑन उसके ऊपर इन्वेंट्री लेके आएंगे, उसके ऊपर कुछ वेरिएबल कॉस्ट इंकर होगी और ये सारी कॉस्ट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को हम फर्निश करेंगे, फर्निश करने के बाद या मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे। लेटर ऑन जब वो सेल आउट होगी तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो दैट इज बेसिकली यूज ऑफ आवर कॉस्ट। हम पहले कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेटर ऑन वी कन्वर्ट दिस कॉस्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट को फिर मार्केट में सेल करने के बाद उससे रेवेन्यू अर्न करते हैं। बट ये जो कॉस्ट है जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, हमने ये देखना है कि इनकी सेंसिटिविटी कितनी है हमारे रिगार्डिंग रेवेन्यूज के अगेंस्ट। अच्छा, डिलीवरी का इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम बिल्कुल एक सादा सी एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने है, ये तीन फर्म्स हैं, तीन फर्म्स की रेवेन्यूज यहाँ गिवन है 10, 11, 19.5 कुछ इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिनमें फिक्स कॉस्ट पहली फर्म की 7 है, फिर 2 है साइमल्टेनियसली एंड 14 है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है जो कि हमारे पास पहली फर्म की 2 एंड फिर 7 एंड 3 साइमल्टेनियस है। हमारा सवाल ये है कि इन तीनों फर्म्स में कौन सी फर्म सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। उसको चेक करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर, भी से कि नाउ सब्जेक्ट ईच फर्म टू 50% इंक्रीज इन सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में 50% इंक्रीज करते हैं सेल या हमारी सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो विच फर्म डू यू थिंक विल बी मोर सेंसिटिव? कौन सी ऐसी फर्म है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी? इसके मुतालिक हमें मालूम नहीं है। हमारी 50% इंक्रीज करने से कॉस्ट पहली फर्म की जो सेल्स है वो 10 से 15 पे चली गई। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन 7 और जो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि पहले 2 रुपये थी तो 50% एडिशन के बाद 5 रुपीज़ होगी। सिमिलरली हमारी फर्म बी जो है उसका टोटल रेवेन्यू 16.5 के ऊपर चला गया, फिक्स कॉस्ट उसकी 2 होगी और उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट बिकेम 10.5, 50% इंक्रीमेंट। लास्ट फर्म जो है जो कि 29.25 यानी 50% सेल्स इसमें इंक्रीज होगी। फिक्स कॉस्ट वहीं 14 पे है और 4.5 इसकी टोटल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब हम इसके रेवेन्यूज को देखें तो पहली फर्म का रेवेन्यू 5 हो गया है जबकि पहले ये 1 था। सेकंड फर्म का रेवेन्यू 4 हो गया है जबकि ये 2 था। थर्ड फर्म का जो रेवेन्यू है दैट बिकेम 10.5 एंड प्रीवियसली इट वाज 2.5। अगर हम तीनों में देखें तो परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी जिसको हम अक्सर बोलते हैं, तो हमारी ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो परसेंटेज चेंज आया है फॉर फर्म 1 वो 1 से 5 का आया। दिस इज 400% चेंज। ईबीआईटी चेंज का फॉर्मूला करंट ईबीआईटी माइनस प्रीवियस ईबीआईटी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईबीआईटी, ये बिल्कुल सादा सा परसेंटेज का फॉर्मूला है। 400% चेंज आया हमारे फर्म एफ में, 100% चेंज आया हमारी फर्म बी में और 2 एफ में हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आया दैट इज इक्वल टू 330। और अब हमें अगर इस एनालिसिस के बाद देखें, इस छोटी सी एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद देखें, तो हमारी फर्म एफ जो है दैट बिकेम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सेल्स। आपकी सेल 50% इंक्रीज किया और आपकी ईपीआईटी का जो इंक्रीमेंट है दैट गॉन टू 400%। ठीक है, आपकी 400% इंक्रीज हुई, 50% सेल इंक्रीज हुई, 400% ईपीआईटी इंक्रीज हुई।
आप इसको ज़रा वाइस वर्सा भी करके देखें। वाइस वर्सा में क्या होगा कि अगर 50% हमारी सेल्स डिक्रीज होती है तो हमारी 400% जो ईबीआईटी है वो डिक्रीज होगी। Firm F is the most sensitive for it. 50% sales increase in sales led to 400% increase in EBIT. Our example reveals it is a mistake to assume that the firm with the largest absolute or relative amount of fixed cost automatically shows the most dramatic effect of operating leverage. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी फिक्स कॉस्ट या बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो आप सेंसिटिविटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड आप अगर देखें तो हमारे पास रिलेटिवली फिक्स कॉस्ट इसकी ज़्यादा है अगेंस्ट वेरिएबल कॉस्ट। इवन फर्म 2F की भी ज़्यादा है, बट दोनों फर्म्स का जो रिलेटिव है, जो रिलेशनशिप है वो तकरीबन सेम है, यानी उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं वो सेम ही है। लेकिन फर्म 2F में क्योंकि रेवेन्यूज ज़्यादा हैं तो उसने सेंसिटिविटीज़ को किसी हद तक कवर किया है, बट सिर्फ फर्म F ने अपनी सेंसिटिविटी को कवर अप नहीं किया। ठीक है, लेटर हम इसमें देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन इज द रिलेशनशिप जहाँ बेसिकली आप अपनी कॉस्ट की कवरिंग करते हैं। तो यहाँ अगर हम डेफिनेशन की बात करें, टेक्निक स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। आप सिंपल इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी वो कॉस्ट जहाँ हमने क्या कहते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया होता है, दैट इज द पॉइंट वेयर विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ आप अपनी फिक्स कॉस्ट और कुछ पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लें एंड यू अर्न नथिंग, मींस यू आर नॉट इन लॉस, यू ऑल्दो ऑन द अदर साइड यू आर नॉट इन प्रॉफिट। तो इस पॉइंट को बेसिकली आप ईबीआईटी का ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ना प्रॉफिट है या ना लॉस। अगर आप इसको डेप ग्रामेटिकली देखें, ये ग्राफ है फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट की लाइन है, ये नीचे वाली बॉटम वाली वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों कॉस्ट को अगर आप ऐड अप करते हैं इट बिकम्स योर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती रहती है, बट देयर कम्स अ पॉइंट जहां आपके रेवेन्यूज इसको क्रॉस कर जाते हैं। आप ये देखेंगे जो कॉस्ट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये दिस पॉइंट से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज अगर आप एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल यू विल इनकर सम फिक्स कॉस्ट, तो ये वो कॉस्ट है जिसकी वजह से आपका पॉइंट ऑफ कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती जाती है और इस तरह ये टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती रहती है। ऑन द अदर साइड अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते यू विल नेवर गेट अ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होंगे। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है दोनों, कि आपकी जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड होती जाएगी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी। और आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर या मर्चेंडाइज करेंगे तो एंड ऑफ द डे उसको सेल आउट करेंगे और यू विल अर्न सम प्रॉफिट। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ आपके रेवेन्यूज आपकी टोटल कॉस्ट को क्रॉस कर जाएंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, वेयर वी नीदर गेट प्रॉफिट नॉर गेट लॉस। ब्रेक इवन को अब हम कैसे करेंगे? ब्रेक इवन को बड़ा आसान सा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्यू आइटम है और मैं इसको सेल करता हूँ एक प्राइस पी पे, इट बिकम्स माय रेवेन्यू, तो आप सेल्स कहते हैं। सिमिलरली इसमें से आपने माइनस करनी है फिक्स कॉस्ट, इसमें से माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट वो होगी जो आप इन क्यू यूनिट्स को जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कहें कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इन दोनों को आप कहें तो दैट बिकम्स योर इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप जितनी भी कॉस्ट इसके ऊपर इंक्लूडेड हुई है, और इसके बाद दैट बिकम्स योर ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग। सारे एक्सपेंसेस में शामिल हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को दोनों को अगर हम मिलाएं तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से आप